Assalamualaikum everyone, welcome back to Research Hour. This is me, Aisha Ghaffar, here with another exciting scholarship opportunity to share with you guys. So in today's video, I will be talking about scholarship opportunity as usual. जैसा कि मैं पहले भी बहुत सारी scholarship opportunities आप लोगों के साथ share कर चुकी हूँ. So this one is for masters and PhD students at Taiwan. Okay. सो अभी हम एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी आपको एप्लीकेशन के लिए, कितना स्टाइपेंड ये लोग पे करते हैं और उस स्टाइपेंड के अंदर उस स्टाइपेंड की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर कैटेगरीज होंगी स्कॉलरशिप की एंड मतलब ये सारी चीज़ें. ठीक है. सो अभी हम चलते हैं जी इनकी जहाँ पर इनकी एडवर्टाइजमेंट आई हुई है. ये इनकी एडवर्टाइजमेंट है. यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप चीज़ें शेयर करूँगी कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कौन कौन से रिजल्ट्स चाहिए होंगे अप्लाई करने के लिए. GRE, टॉफल, आइल्स ये वाले रिजल्ट्स चाहिए हैं या नहीं चाहिए और वो सारी चीज़ें. ठीक है. सबसे पहले I will be letting you guys know that the deadline is 30th October. So you have 1 month period to apply at this position. Okay, so applications are open for the Shangyang University Scholarship 2025, which are offering fully funded scholarships, master and doctorate degree programs in various academic fields. Like बहुत सारे students have been asking me in the comments that different fields के बारे में बताया करें. So this scholarship is this scholarship covers all type of fields, even medical students. If you are a medical student, if you are looking for scholarships for your higher education, so you can apply here. Okay. So जी यहाँ पे आते हैं. स्कॉलरशिप डिटेल्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट डेडलाइन इज 31st October 2024 and available fields and major offered at CGU Taiwan 2025. So College of Management, College of Engineering, College of Medicine. So yeah, ये सारी इनके अंदर फिर उन्होंने आगे करके अपनी वो क्या कहते हैं कि सब फील्ड्स लिखे हुए हैं. कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट में कौन कौन से डिग्रीज ये लोग कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं और फिर उनके अंदर कौन कौन सी डिग्रीज ऑफर हो रही हैं वो आप लोग चेक कर सकते हैं कि स्कूल ऑफ बिजनेस है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल बिजनेस मैनेजमेंट है. और फिर अगर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आ जाएं तो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग है, केमिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंजीनियरिंग है, ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है एंड दिस एंड दैट. उसके बाद अगर मैं आ जाऊँ कॉलेज ऑफ मेडिसिन में तो स्कूल ऑफ मेडिसिन है, बायोमेडिकल साइंसेज है, डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी थेरेपी है, फिजिकल थेरेपी है, पैथोलॉजी है, एनाटॉमी है, माइक्रोबायोलॉजी है, मेडिकल ह्यूमैनिटीज है और ये सारी की सारी. ठीक है. अब हम आते हैं स्कॉलरशिप्स की तरफ और बेनिफिट्स की तरफ. आप लोग अगर ये इफ यू पीपल आर लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ साइंसेस डिग्रीज व्हाट शुड आई से natural sciences physics, chemistry, biology, plant biotechnology and this and that. So this scholarship is not that this scholarship does not cover these kind of sciences subjects. So this scholarship covers management, engineering and medicine and all these subjects. Okay. So for master students they have different requirements and for PhD students they have different requirements of scholarship. So for master students university tuition fees will be waived off. Okay. Your living expenses जो होंगे वो 8,000 per month होंगे. उसके बाद जो है आपके पास assistantship will also offers to master students by advisor for research work. Okay, so you can earn by your assistantship. For PhD students tuition fee will be waived off, living expenses will be 12,000 per month and monthly stipend अलग से जो होगा वो आपको मिलेगा US डॉलर में अगर आप उसको कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 966 पर मंथ के हिसाब से आपको मिलेंगे. और उसके बाद जो है PhD students will also get assistantship by advisor for research work. अगर आपके पास अगर आपके रिसर्च सुपरवाइजर के पास कोई फंडिंग है या कोई ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है so you guys can get the assistantship. Okay. Eligibility criteria, this is the most important thing. You have to have knowledge about eligibility criteria. So applicant must be international students
एप्लीकेंट मस्ट हेल्दी बोथ फिजिकली एंड मेंटली। अच्छा, ये चीज़ें जो लिखी हुई है ना, इसके लिए मैं आपको यहाँ से पढ़ के बताने की बजाय आई विल गाइस लेट यू नो के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स उनकी जनरली होती हैं, ठीक है। उसके लिए मैं आप लोग को वैसे ही बता दूं कि मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए थोड़ी सी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मास्टर्स के लिए आप लोगों के पास एक कुछ यूनिवर्सिटीज रिक्वायर करती है कि उनके पास हेल्थ सर्टिफिकेट हो, और पीएचडी के लिए भी हेल्थ सर्टिफिकेट हो। सो जहाँ पे लिखा हुआ है कि हेल्दी फिजिकली और मेंटली होना चाहिए, इट मीन्स के दे रिक्वायर मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं कहीं से भी, उस किसी भी हॉस्पिटल से डॉक्टर के साइन हो सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो होंगे वो क्या करेंगे, आप कहीं और से कोई भी स्कॉलरशिप ना ले रहे हो, दिस इज द लाइक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। उसके बाद जो है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपने जो फिल करना है, जो इसका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने लाइक उसके ऊपर करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। अब अगर मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग की बात करूं कि पीएचडी और मास्टर्स में डिफरेंस क्या है, वो ये है कि जो पीएचडी है उनके लिए रिसर्च स्टेटमेंट और एसओपी लाइक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और रिसर्च स्टेटमेंट, ये दो चीज़ें हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा करनी होती हैं पीएचडी वालों को। उनका अपना पूरा 3 साल का लाइक अगर 3 इयर्स की पीएचडी है तो पूरा 3 साल का उनको प्लान देना होगा कि व्हाट दे आर डूइंग इन देयर पीएचडी एंड व्हाट दे विल डू, व्हाट इज देयर लाइक पीएचडी टॉपिक आप सेलेक्ट करें, आप अपना प्रोसीजर सेलेक्ट करें। आई नो आपकी मेथोडोलॉजी नहीं हुई भी होती है, आपने काम करना होता है अभी, बट आप जनरली उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि मैंने इस चीज़ पे काम करना है, और आपको एक पूरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है उसके ऊपर। मास्टर्स के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती कि आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पहले सबमिट कराना होता है, कि कोई यूनिवर्सिटी रिक्वायर करती है बट दिस यूनिवर्सिटी डज नॉट रिक्वायर। उसके बाद आपकी जो डिग्रीज हैं वो सारी की सारी आपके पास होनी चाहिए। अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक से लेकर आपकी ग्रेजुएशन तक आपकी सारी की सारी डिग्रीज ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफिशियली आपके पास होने चाहिए। एंड इफ़ यू पीपल आर लुकिंग फॉर पीएचडी डिग्रीज, तो ये आपके पास मास्टर से लेके एमफिल तक एमएस तक सारी की सारी डिग्रीज होनी चाहिए। और मज़े की बात कि ये यूनिवर्सिटी आइल्स और जीआरई और टॉफल इस तरह के सब्जेक्ट्स और इस तरह के रिजल्ट्स जो है वो रिक्वायर नहीं करती। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस भी कोई नहीं है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ओके और दूसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे लाइक दोनों प्रोग्राम्स के लिए, मास्टर्स के लिए भी और पीएचडी के लिए भी, वो है रिकमेंडेशन लेटर्स। आप लोगों के पास मिनिमम 2 रिकमेंडेशन लेटर्स तो आपके टीचर्स की तरफ से होने चाहिए। और अभी मैं क्विकली बता देती हूँ कि रिकमेंडेशन लेटर आपने लिखवाना कैसे है या खुद लिखना है, क्योंकि अप्लाई करते हुए आप अपने टीचर्स के थ्रू ही रिकमेंडेशन लेटर सबमिट कराते हैं। मैंने जो बहुत बड़ी मिस्टेक एक दफ़ा की थी और जिसकी वजह से मेरी खुद की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी, मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने रिकमेंडेशन लेटर जो था वो जनरल लिखा था कि लाइक मेरे टीचर ने मुझे मैंने लिखा था और मेरे टीचर मुझे ये कह रहे हैं कि उसमें उसके अंदर के लाइक मैंने इस स्टूडेंट को पढ़ाया और ये बहुत लाइक एकेडमिकली फिट है, और उसके बाद नॉन एकेडमिकली बहुत अच्छे हैं, इन्होंने ये किया लाइक मेरी अचीवमेंट्स के बारे में मैंने खुद से लिखा था और अचीवमेंट्स के बारे में लिखा था। देन आई सर्च्ड अलॉट और फिर मैंने अपने उस रिकमेंडेशन लेटर को बहुत बेहतर किया, और उसके अंदर जो मेरी फर्स्ट टाइम मिस्टेक ये थी कि एकेडमिक्स और नॉन एकेडमिक्स अचीवमेंट्स के बारे में तो लिखना ही होता है, चाहे वो आप 1 लाइन लिख लें या 2 लाइन लिख लें, बट आपका फोकस जो रिकमेंडेशन लेटर में होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए आप कितने फिट हैं और वहाँ पर आप क्या करेंगे जाके, और वो आपको क्यों हायर करें। आपके टीचर्स आपको इस तरह का रिकमेंडेशन लेटर बना के दें जिसमें वो आपको एम्फसाइज कर रहे हों आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, और आपने उस यूनिवर्सिटी का नेम, प्रोग्राम, हर चीज़ उस रिकमेंडेशन लेटर के अंदर लिखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को फॉर्मेट नहीं पता होता जो खुद से लाइक ट्राई कर रहे होते हैं लाइक मी। सो लाइक आप लोग जो है ना वो ये बिल्कुल भी मिस्टेक्स मत करें। आप लोग जो है वो रिकमेंडेशन लेटर ऐसा लिखें कि आपकी एप्लीकेशन रिकमेंडेशन लेटर की बेस पर कभी भी रिजेक्ट ना हो। ओके, सो स्टडी प्लान जो है वो
आपने स्टडी प्लान भी आपने लिखना होता है। अच्छा, स्टडी प्लान भी सेम उसी तरह का होता है जिस तरह का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है। लाइक उसमें ना आपने लाइक रिसर्च स्टेटमेंट होती है, उसमें आपने ना ये लिखना होता है कि आपने किस चीज़ पर पहले काम किया, ठीक है। आपने अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एमएस में आपने किस चीज़ पर काम किया, और फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि आपने पीएचडी में किस चीज़ पर काम करना है, उसके फ्यूचर बेनिफिट्स क्या हैं और ये सारी चीज़ें। और स्टडी प्लान के ऊपर आप लोगों के साथ में एक चीज़ शेयर कर दूँ कि आप लोग जो है अपने टीचर से या सुपरवाइज़र से पहले बात करें जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करें। लाइक इस यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करें तो यहाँ पे अपने फील्ड से रिलेटेड टीचर से बात करें और उनसे एक रिकमेंडेशन लेटर ले लें या कंसेंट लेटर ले लें कि वो आपको सुपरवाइज करेंगे ड्यूरिंग योर पीएचडी। सो इस तरह ये होगा कि आप स्टडी प्लान के ऊपर उनके सिग्नेचर भी करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद या अप्लाई करने का तरीका मैं जल्दी आपको बता देती हूँ कि पहले तो आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद आपके पास कोई भी इस तरह का लाइक एक्सेप्टेंस लेटर, नो नीड फॉर एक्सेप्टेंस लेटर एंड आइल्स जीआरई एंड टोफल। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर की जरूरत नहीं। अभी मैंने ऊपर जो बात कही कि आपको किसी भी प्रोफेसर से या टीचर से बात कर लें, सो इनको ज़रूरत नहीं है। लाइक अगर आपके पास कोई भी एक्सेप्टेंस लेटर नहीं होगा या रिकमेंडेशन लेटर्स नहीं होंगे, सो इट डजेंट इफेक्ट योर ऑन योर एडमिशन। ओके, सो अगर आप कर लेते हैं बात, सो अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास नहीं है कोई प्रोफेसर ऐसा जो आपको पीएचडी में सुपरवाइज करेगा, सो यू डोंट यू वरी अबाउट इट, ये दे विल गिव यू अ प्रोफेसर ऑन देयर ओन। ओके, स्टेप 3 में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है और आप जो है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पर जाकर आपने यहाँ पर साइन अप करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र है तो साइन अप करने के बाद आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना और फिर वहाँ पर जाकर ना अप्लाई कर देना, ठीक है। सो ये था जी एक प्रोसेस, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। यहाँ पर आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है सितंबर से अक्टूबर तक चलेगी। उसके बाद जो है वो डिपार्टमेंट्स रिव्यू करेंगे नवंबर से नवंबर तक। ओके, सो रिव्यू एंड एवेल्युएशन बाय डिपार्टमेंट्स ग्रेजुएट्स इंस्टीट्यूट, सॉरी। तो नवंबर से नवंबर के एंड तक आपकी प्रोफाइल रिव्यू हो जाएगी, आपकी एप्लीकेशन रिव्यू हो जाएगी और उसके बाद रिजल्ट जो है वो दिसंबर में अपलोड कर दिए जाएंगे और आपकी जो क्लासेस होंगी वो फरवरी में स्टार्ट होंगी। तो बहुत कम टाइम है और ये बहुत क्विक प्रोसेस है। आप लोग ज़रूर अप्लाई करें, अदरवाइज एक साल लग जाता है लोगों को, एप्लीकेशन प्रोसीजर में ही रहती है उनकी। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप के ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आई होप कि आप लोग जो है इस तरह के स्कॉलरशिप्स अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अगर ढूंढ रहे हैं तो मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के साथ। आप लोग जो है वो अप्लाई करें। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।